फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन है वो है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, ये जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल है, ये जो मॉडल दिया था नील्स बोर ने स्वयं दिया था और 1913 ईस्वी में ये मॉडल आया था। ठीक है, नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल जो है कब प्रस्तुत किया था? तो 1913 ईस्वी में। ठीक है, कब किया था? 1913 ईस्वी में। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर नील्स बोर ने परमाणु मॉडल में इन्होंने क्या बताया, आखिर परमाणु से संबंधित चीजों को इन्होंने किस प्रकार से समझाया। ठीक है, या किस प्रकार बताया, इस चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो जैसे इन्होंने बताया, ये पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर, ठीक है, नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कक्षा है, इसमें निश्चित ऊर्जा वाला होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से हम लोग जैसे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर जो है निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इन्हीं कक्षाओं को निश्चित कक्षा या इसको अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे ये सभी जो है एक इस पर इलेक्ट्रॉन घूमने वाला है। ठीक है, और इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कह रहा है कि ये एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा है, निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा है और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ठीक है, वो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो अगले हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे। पर हाँ, ये जो कक्षा दिखा रहा है कि के है, एल है, एम है, एन है, ओ है और पी है, ये सभी क्या है, इस परमाणु का कक्षा होता है। क्या होता है? परमाणु का कक्षा। ठीक है, जैसे यहाँ से के का वैल्यू जो है n1 है, n2 है, n3 है, n4 है, n5 है, n6 है। तो यहाँ पर के एल एम एन ओ पी क्या है, तो ये परमाणु का कक्षा है और ये परमाणु का कक्षा, इसमें निश्चित ऊर्जा होती है और इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये चीजों इन्होंने पहला पॉइंट में बताया, जैसा कि हमने यहाँ पे समझाया। ठीक है, और इन्हें क्या कहा गया है कि के एल एम एन ओ पी, ठीक है, के एल एम एन ओ पी को मतलब के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कक्षा को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी पॉइंट बात आता है सामान्य ऊर्जा। इन्होंने क्या बताया कि एक ही कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉन, एक ही कक्षा में, जैसे सपोज दैट ये है के, तो के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका बात किया जा रहा है। ठीक है, एक ही कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। ठीक है, अभी हमने बताया कि अगर कोई ऊर्जा स्तर है तो ये सभी कक्षा एक ऊर्जा स्तर बताता है कि ये ऊर्जा स्तर है और इस कक्षा में निश्चित ऊर्जा होता है, निश्चित ऊर्जा होता है, इस कक्षा में निश्चित ऊर्जा होता है। लेकिन सेकेंड पॉइंट में जब हमने देखा तो ये बताया जा रहा है, इनको ये कहना था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, सपोज दैट ये एक इलेक्ट्रॉन घूमे, यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन घूमे, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें घूमेगा चारों ओर, तो इस इलेक्ट्रॉन, जैसे एक कक्षा में ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो इस कक्षा में घूमने वाले जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी इलेक्ट्रॉनों का जो ऊर्जा होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा, समान होगा। समझ में बात आया? दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक ही कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। कहने का मतलब है इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका ऊर्जा एक समान होगा। अगर हम अगला और कोई बात करते हैं, ठीक है, अगला और कोई बात करते हैं कि और कोई कक्षा है, तो इस प्रकार से अगर हम इस में बात करें, ठीक है, इसमें कक्षा में बात करें, तो इसमें जो ऊर्जा होगा वो एक समान ऊर्जा होगा और इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा सभी इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा समान होगा। ऊर्जा क्या होगा? समान होगा। दूसरा पॉइंट हम लोगों को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और तीसरे पॉइंट को समझते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है उसको समझिएगा। तीसरा पॉइंट देखिए ये है, ये कह रहा है तीसरा पॉइंट कि कोणीय संवेग का जो क्वांटमीकरण है, कोणीय संवेग का क्वांटमीकरण, ठीक है, इसको हम लोग जानने जा रहे हैं। इस प्रकार से ये देखिए बताया जा रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं
जिनका कोणीय संवेग क्या होता है, mvr या फिर h/2 होता है, h/2 होता है। mvr या h/2 r का पूर्ण गुणांक होता है। और वो पूर्ण गुणांक क्या होगा, तो n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हम रखेंगे, ठीक है। और इसके लिए एक फॉर्मूला हमें पता चला कि mvr बराबर क्या होगा, तो nh/2 होगा, nh/2 होगा। अब अगर ये आप कहिए कि यहाँ पे n क्या है, तो n तो ये है 1 2 3, मतलब ये ऊर्जा स्तर हो गया, ये कक्षा बोल दीजिए उसको, परमाणु की कक्षा हो गया, n1 n2 n3 n4 इस तरीके से n5 n6। और यहाँ पे h जो होता है ये प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, तो प्लांक नियतांक होता है। समझ में आया बात है। तो ये तीसरा पॉइंट हम लोगों ने खत्म किया। यहाँ पे चौथे पॉइंट को समझते हैं, जरा समझिएगा। चौथे पॉइंट कह रहा है बलों का संतुलन। जैसे अगर आप ये सोचिए कि यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। अगर हम ये सोचे कि नाभिक एनी टाइम घूमते रहेगा पर वही घूम रहा है, कुछ तो रीजन होगा ना। अगर हम इसको ऐसा ही घुमाते रहेंगे तो धीरे धीरे इसमें ऊर्जा क्या होता जाएगा, घटते जाएगा, ठीक है। और जब ऊर्जा घटेगा तो हो सकता है कि अब इस जगह पे घूम रहा है, वो घूमते घूमते ये इस जगह पे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमते 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 क्या होगा, अंत में क्या होगा, नाभिक में जाएगा, गिरेगा और ये परमाणु को नष्ट कर देगा। ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। फिर हो क्या रहा है, तो जब ये नाभिक है और ये नाभिक क्या करता है, आकर्षण बल लगाता है। इस आकर्षण बल को हम कहते हैं नाभिकीय आकर्षण बल। क्या कहते हैं, नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं। और ये नाभिक द्वारा लगाया गया जो नाभिकीय आकर्षण बल है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अंदर की ओर खींचता है, अंदर की ओर। क्योंकि ये क्या है, माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, आकर्षण करेगा, तो इसको ये तो अंदर की ओर खींचेगा। किधर खींचेगा, अंदर की ओर। लेकिन ठीक है, यहां पर जब ये घूमेगा, ये घूमेगा तो इसमें क्या होगा, एक अपकेंद्री फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, अपकेंद्री फोर्स। जैसे अगर हम कहीं, अगर घुमावदार रास्ता हो, ठीक है, इस टाइप के रास्ता हो, इस टाइप के, और इसमें साइकिल चलाना रहेगा, तो अगर कोई व्यक्ति फेंकाएगा तो किधर, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर जो बल लगता है ना, किसी वृत्त पर हम जब घूमते हैं तो जो बाहर की ओर बल लगता है उसको अपकेंद्री बल कहते हैं। जैसे कपड़ा धोने वक्त जो मशीन में बल लगता है वो भी अपकेंद्री बल, ठीक है। दूध से क्रीम निकालने के लिए उसमें भी अपकेंद्री बल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो ये बाहर की ओर भी बल लगाता है, बाहर की ओर भी क्या करता है, बल लगाता है। और जो बाहर की ओर ये बल लगाता है उसको कहते हैं अपकेंद्री बल। क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल। अगर हम बोले कि कोई इलेक्ट्रॉन इसी पथ में लगातार घूम रहा है, ठीक है, तो यहां पर यही होगा कि इसके द्वारा जो लगाया जा रहा है नाभिकीय बल और यहाँ पे लगाया जा रहा है अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, वो दोनों जब समान रहेगा तो वो समान रूप से क्या होगा, इसी पथ पर हमेशा घूमते रहेगा। क्या होगा, घूमते रहेगा। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं बलों का संतुलन। क्या कहते हैं, बलों का संतुलन। यानी कि बलों का संतुलन होता है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण, या उसी को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, ठीक है। तथा अपकेंद्री बल के द्वारा क्या होता है, संतुलित होता है, ठीक है। यानी कि इस नाभिक पर जो आकर्षण बल लगेगा और अपकेंद्री बल, इसी के द्वारा क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को जो है एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में घूमता है, इसको क्या करता है, ये बैलेंस करके रखता है। ये बाहर की ओर खोजता है और ये अंदर की ओर खींचता है, ठीक है। जिसके वजह से वो पथ में अपनी क्या रहता है, चक्कर लगाते रहता है। जैसे कि सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाला सभी ग्रह एक दूसरे के बीच जो है इसी प्रकार से बल लगाते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, उसके चारों ओर आसानी से घूमते रहते हैं और कोई भी पिंड एक दूसरे को कभी भी टक्कर नहीं मारते हैं।
अगर और आगे हम लोग समझे, पांचवी पॉइंट पे आ जाते हैं थोड़ा, ठीक है। पांचवी पॉइंट क्या है, तो पांचवी पॉइंट ये है कारा मूल अवस्था, ठीक है। मूल अवस्था, कोई इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमता है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन जो है निम्नतम ऊर्जा स्तर वाले में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। निम्नतम ऊर्जा स्तर में ही क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। और इन्हीं परमाणु के जो है यही अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, मूल अवस्था कहते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन जब उसके पास अधिक ऊर्जा होगा, तो मान लिया जाए ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में अगर घूम रहा है, तो इसका मतलब है इसके पास निम्नतम ऊर्जा इतना ही है कि वो इसी कक्षा में घूम सकता है, ठीक है। अगर इसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन होता तब वो इस कक्षा में घूमता, पर इसके इतना ऊर्जा तो होना चाहिए इस कक्षा में घूमने के लिए, इसके पास उतना ऊर्जा नहीं है। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निम्नतम ऊर्जा स्तर, ऊर्जा के अनुसार, ठीक है, निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। और इन्हीं परमाणु की इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, मूल अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल अवस्था कहते हैं, ठीक है। इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है, इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। जैसे ये कक्षा जो है, इन कक्षाओं को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा, ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं, ठीक है। अगला समझिएगा, कह रहा है यहाँ पे इसी को स्थिर स्तर भी कहा जाता है। छठा पॉइंट पे आई, छठा पॉइंट क्या है देखिएगा, छठा पॉइंट है ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन। वैसे तो सामान्यतः जो समान ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन जो घूमते होते हैं या परमाणु के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसमें ऊर्जा का वैसे सामान्यतः अवशोषण और उत्सर्जन नहीं होता है। अगर हम बोले कि इसमें ऊर्जा का अवशोषण भी हो, एब्जॉर्ब भी करे और उत्सर्जन भी करे, तो क्या होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करे, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करे, जैसे अगर हम यहाँ पे बोले कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास E1 ऊर्जा है और इस यह ऊर्जा का क्या कर रहा है, उत्सर्जन। जैसे ही ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो यह इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में आके घूमेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा हो गया है E2 हो गया है। क्या हो गया, E2 हो गया। तो कुल मिलाकर जब हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं, ठीक है, हम बोले कि इस इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा है वो E1 है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास अगर हम बोले कि ऊर्जा E2 हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कक्षा से जंप लगा देगा और इस कक्षा में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इसके पास जो ऊर्जा हो गया वो E2 हो गया। क्या हो गया, E2। अब इस ऊर्जा का डिफरेंस जब निकालेंगे हम, तो ऊर्जा का डिफरेंस क्या होगा, E2 माइनस में E1 होगा। E2 माइनस में ऊर्जा, ऊर्जा का डिफरेंस मतलब इस ये जो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा था अब इस कक्षा में घूम रहा है, तो इस दोनों में कितने ऊर्जा का डिफरेंस है, ऊर्जा डिफरेंस इसको कहेंगे। तो ये जो ऊर्जा का डिफरेंस होगा E2 और माइनस E1 होगा, ठीक है। और इसके पास जो यहां से ऊर्जा का डिफरेंस होगा वो कितने ऊर्जा लेकर के वहां गया होगा, उस ऊर्जा को हम कह देंगे H न्यू। क्या कह देंगे, H न्यू, ठीक है। तो H न्यू इक्वल टू क्या होगा, E2 बटा में E1 होगा। और इसके साथ हम लगा देंगे क्या चीज, प्लांक कांस्टेंट। और प्लांक कांस्टेंट कैसे समझ में आएगा, इसको कैसे सॉल्यूशन करना है जरा समझिएगा इसको, ठीक है। जैसे पहले इसको समझिए, कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। वही चीजें हम यहाँ बता रहे थे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करे तो एक निश्चित रूप से है कि वो क्या कर रहा है कि ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, तो उसमें ऊर्जा बढ़ा होगा, और ऊर्जा बढ़ेगा तो ये छोटी वाली कक्षा से कहाँ चला जाएगा, बड़ी वाली कक्षा में चला जाएगा। अगर ऊर्जा का अवशोषण होता तो फिर बड़ी वाली कक्षा से क्या होगा,
छोटी वाली कक्षा में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर जब हम ऊर्जा का डिफरेंस निकालेंगे तो E2 माइनस E1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, उसका डिफरेंस h न्यू के बराबर होगा, जैसे समझते हैं कैसे। ठीक है, देखिएगा यहाँ बोले कि कुल ऊर्जा यहाँ क्या है, E है, और यहाँ पे कुल ऊर्जा को किसके बराबर हमने रखा है, तो h न्यू, किसके बराबर, h न्यू, h न्यू के बराबर रखा। ठीक है, h न्यू के बराबर हमने रखा। अब जरा देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि ये न्यू का जो वैल्यू होता है c बटे लेमडा होता है, यही जानते हैं ना, c बटे लेमडा होता है। तो इस फॉर्मूले में हम तो इतना कर ही सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू h इनटू में क्या हो जाएगा, c बटे लेमडा, c बटे लेमडा, ये तो निश्चित रूप से होना ही होना है। पर यहां जरा समझिएगा कि ये h न्यू के जब हम बात करते हैं, ऊर्जा डिफरेंस की बात करते हैं, तो कुल ऊर्जा जब हम बोलते हैं तो हमने बताया कि h न्यू हो गया। ठीक है, और इसके पास जो कुल ऊर्जा है वो क्या आ रहा है, d आ रहा है। जैसे इसको हम अगर ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, h न्यू इक्वल टू डेल्टा E, अगर ऐसे लिख रहे हैं तो ठीक है, यही ना। तो अगर हम यहां से इस चीज को देख रहे हैं, तो अगर यहां से न्यू का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, डेल्टा E, और बटा में क्या आ जाएगा, h। ठीक है, तो यहाँ पे कुल ऊर्जा का वैल्यू हमारे पास, जो ऊर्जा का डिफरेंस हम बता रहे हैं वो कितना आ रहा है, यही ना आ रहा है। तो इतना बराबर क्या, हम इसको इतना तो लिख ही सकते हैं ना, इतना लिखेंगे ना। तो इसके जगह पे जब हम इसका मान रखते हैं तो देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या चीज, E2 माइनस E1 और बटा में h हो जाएगा। ये हमारे पास इसका आवृत्ति निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आवृत्ति निकल करके क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे 6 पॉइंट पढ़ लिया है टोटल। ठीक है, चलिए हम दिखा रहे हैं फिर से क्या क्या हमने इसमें पढ़ा। पहला पॉइंट हमें समझ में आया नील्स बोर के परमाणु मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर, ठीक है, निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमती है, और इन कक्षाओं को हम लोग कहते हैं निश्चित कक्षा, या इसी को अनुमत ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। और इस कक्षाओं को हम लोग सूचित करने के लिए KLMNOP अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा में हमने बताया कि एक ही कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों के पास जो ऊर्जा होता है वो एक समान होता है। ठीक है, एक समान होता है। तीसरा में हमने बताया कि ये जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो इसका जो कोणीय संवेग होता है MVR, ठीक है, या फिर H बटा में 2 पाई के बराबर होता है। तो अगर MVR निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, NH बटा में 2 पाई होगा, क्योंकि कक्षा क्या है, यहाँ पे कक्षा 1 2 3 4 इस प्रकार से कक्षा बढ़ते जाएगा। तो इसके लिए मान के चलिए 1 रखेंगे तो यहाँ से H बटा में क्या मिल जाएगा, 2 पाई। इसके लिए रखेंगे 2 तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2H बटा में क्या मिल जाएगा, 2 पाई। यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3H बटा में 2 पाई। इस तरीके से जैसे जैसे बढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, और प्लांक कांस्टेंट का मान वहां रखेंगे तो उसका वैल्यू ऊर्जा का निकलते जाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा। यहाँ पे अगला हमने बताया बलों का संतुलन। तो नाभिक के जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है उसको, उसके बलों का संतुलन कैसे होता है, तो नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल और उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया गया अपकेंद्री बल, इसके द्वारा वो क्या करता है, एक दूसरे को संतुलित करता है, जिसके कारण लगातार अपनी कक्षा में गति करता है। यहाँ आइएगा, मूल अवस्था। ठीक है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा स्तर में ही घूमते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल अवस्था कहते हैं। और इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन जो है होता वैसे नहीं है। ठीक है, इसमें ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन नहीं होता, इसीलिए इन कक्षाओं को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर या स्थिर स्तर भी बोलते हैं। आगे समझिएगा, अगर इन्हीं इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन हो, ठीक है, तो अगर उत्सर्जन हो
तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूद जाएगा। अगर ऊर्जा का अवशोषण हो तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कूद जाएगा। और इस प्रकार से हमारे पास जो है एक पॉइंट आता है कि इस सूत्र को बोर्स की आवृत्ति का नियम या क्या कहते हैं, समीकरण भी कहते हैं। और यही हमारे पास है बोर्स की आवृत्ति के समीकरण। ठीक है, आवृत्ति को हम लोग न्यू से सूचित करते हैं, तो न्यू बराबर में क्या हो गया, E2 माइनस में E1 बटा H हो गया। और ये कैसे कैलकुलेशन किए हैं तो वो हम बता चुके हैं। ठीक है, बाकी का चीजें हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।